गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं लीडिंग केस के बारे में। जो आपका पेपर होता है एलएलबी में, उन क्वेश्चनों के अलावा एक आपको लीडिंग केस लिखने के लिए भी आता है, प्रमुख वाद एग्जाम में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका फर्स्ट लीडिंग केस कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसको लिखने का तरीका पहले कैसा रहेगा, सबसे पहले आप ये समझें। एग्जाम में हम क्वेश्चन आंसर विद समरी लिख के आते हैं, ऐसे हमें केस भी ऐसे लिख के आना है। नंबर 1 वाद परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केस, कि आखिर उसमें कौन सी सेक्शन आ रही है, कौन पक्षकार है, वादी है, कौन प्रतिवादी है। नंबर 2 वाद के तथ्य, फैक्ट ऑफ द केस। वाद के तथ्य पूरे केस की रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें वो कहानी आ जाती है जिसमें दोनों पक्ष विवाद की स्थिति में रहते हैं। तो इसमें हमें ये आकलन लगा सकते हैं कि आगे कोर्ट क्या डिसीजन देगी, पूरी कहानी इसमें आ जाएगी। नंबर 3 विभिन्न न्यायालयों के निर्णय। जब डिसीजन ऑफ कोर्ट्स की बात आएगी तो मैक्सिमम किसी भी केस में 3 कोर्ट आ सकती है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसी किसी केस में 2 कोर्ट भी रहती है। जैसे हम इस केस की बात करें तो इसमें है अपर न्यायालय, सेशन कोर्ट, निचली न्यायालय। सबसे पहले जिस न्यायालय में केस चला वो सबसे प्रथम कोर्ट, और नंबर 2 अपीली न्यायालय, अपीलेट कोर्ट। फिर ये न्यायालय का डिसीजन देती है। फिर लास्ट में जब हम लिखते हैं क्वेश्चन में निष्कर्ष, कंक्लूजन, पूरे केस का सार, वैसे यहाँ पे आता है विधि के प्रतिपादित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डम। अब हम बात करते हैं इस केस की, किस केस में क्या था। तो सबसे पहले बात परिचय की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 8 धारा 8 को इसमें लागू किया गया है, जो कि एक न्यू प्रिंसिपल, नया सिद्धांत प्रतिपादित करती है। वो ये कहती है कि प्रस्ताव व स्वीकृति के लिए कोई स्पष्ट आमने सामने आने की जरूरत नहीं है। मतलब सामान्य यदि पेपर में विज्ञापन दिया गया है तो वो विज्ञापन भी एक स्वीकृति का ही उदाहरण माना जाएगा। इस केस में ये डिसाइड हुआ। अब हम बात के तथ्य देखते हैं कि आखिर दोनों पक्षकारों के बीच विवाद का क्या बिंदु था। तो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ये एक दवा निर्माता कंपनी है। इसने कंपनी ने पेपर में एक विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन का सार ये था कि जो कोई भी हमारी दवा का सेवन दिन में 3 बार करेगा वो कभी भी इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित नहीं होगा। और इस बात की सत्यता के लिए कंपनी ने अपने अलायंस बैंक में 1000 पाउंड राशि जमा की थी। उस 1000 पाउंड में से उन्होंने ये भी लिखा था कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस दवा का सेवन करने से कोई हानि, कोई क्षतिपूर्ति होती है तो इस 1000 पाउंड में से 100 पाउंड इनाम की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उस पीड़ित पक्षकार को दी जाएगी। अब ट्विस्ट क्या होता है, उन्होंने एक बात ये भी लिखी थी इसमें कि हमने पहले भी इस तरह का प्रयोग किया था जिसमें हम 101% सफल हुए थे। तो हम वापस इसी विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों से ये डील करना चाहते हैं। अब जो ये श्रीमती कार्लिल है, इसने इस विज्ञापन पर विश्वास करके कंपनी के साथ डील करी, कंपनी की दवा ली, 15 दिन में 3 बार, जैसे जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी थी वैसे वैसे उसने दवा का सेवन किया, लेकिन बदकिस्मती से ये इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित हो गई। अब जब ये इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित होती है तो ये कंपनी के पास जाती है। तो कंपनी से ये 100 पाउंड इनाम की राशि मांगती है, लेकिन कंपनी इसको इनाम की राशि देने से मना कर देती है। तो मेन और विवाद का बिंदु क्या हुआ कि जो आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि हम 100 पाउंड इनाम देंगे, वो आपने पीड़ित पक्षकार को देने से मना कर दिया। तो अब ये पूरा हो गया, हमारे सामने ये कहानी आ गई कि ये फैक्ट ऑफ द केस। अब हम बात करते हैं विभिन्न न्यायालयों के निर्णय की। तो सबसे पहले आता है अपर न्यायालय। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब हम क्वेश्चन ये केस परीक्षा कापी में लिखेंगे तो सबसे पहले बीचों बीच लिखेंगे अपर न्यायालय, विचारणी न्यायालय, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। तो इसमें हमें ये एरो करके बताना होगा कि कौन प्लेंटिफ है, कौन वादी है, कौन डिफेंडेंट है, कौन प्रतिवादी है। तो इसमें वादी कौन है, केस किसने लगाया, श्रीमती कार्लिल ने। तो आपको वादी के नीचे लिखना है श्रीमती कार्लिल। किसके खिलाफ लगाया, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। तो प्रतिवादी के नीचे लिखना है कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इससे ये इफेक्ट जाएगा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि इस केस में प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है। अब न्यायालय क्या निर्णय देती है, तो यहाँ पर डिसीजन कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए आज्ञप्ति पारित की थी। आज्ञप्ति जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं
और आज्ञप्ति मतलब सिंपल सा वर्ड आज्ञा देना, मतलब कोर्ट ने वादी के पक्ष में आज्ञा दी कि हाँ तुम्हारा केस मंजूर किया जाता है और तुम 100 पाउंड इनाम की राशि कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब संभवतः, और आप जानते हो ये चीज कि दो पक्ष में से यदि एक पक्ष केस हारेगा, असंतुष्ट है, पीड़ित है, तो वो बड़ी कोर्ट में अपील करने जाएगा। तो सेकंड बात हम करते हैं अपीली न्यायालय, अपीली कोर्ट। तो अपीली कोर्ट में डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कोर्ट में ही सिर्फ वादी और प्रतिवादी रहता है। सेकंड अपीलेट कोर्ट में क्या हो जाता है? अपीलार्थ, अपीलांट, प्रतिप्रार्थी, रेस्पोंडेंट। अब यह अपीलार्थी कौन है? तो सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है कि अपील कौन कर रहा है। तो अपील कौन कर रहा है? कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी। तो उसके नीचे नाम लिख देंगे कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी। और रेस्पोंडेंट कौन है? श्रीमती कार्लिन, जो केस जीती गई। अब अपीलेट कोर्ट में जब अपीलार्थी के द्वारा अपील पेश की गई तो वो अपनी ओर से कुछ डिफेंस रखता है। तो अपीलार्थी के द्वारा इस केस में क्या क्या डिफेंस रखे गए, क्या क्या बचाव के बिंदु रखे गए, उसमें नंबर एक चीज क्या थी? कंपनी का यह कहना था कि हमारी प्रार्थी के साथ सीधे सीधे कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल नहीं हुआ, अतः इस केस में जब संविदा ही नहीं हुई तो क्षतिपूर्ति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर 2 उनका यह पॉइंट था कि विज्ञापन अस्पष्ट था, उसमें कोई स्पष्ट बातें लिखी हुई नहीं थी। नंबर 3 उनका यह पॉइंट था कि विज्ञापन तो केवल ग्राहकों को प्रलोभन देने के लिए, आकर्षित करने के लिए, तो इसका मतलब यही नहीं कि हम उसकी संविदा को मान के चलें। और नंबर 4 पॉइंट यह था कि इस विज्ञापन में प्रतिफल का अभाव था और विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। तो ये कुछ डिफेंस कंपनी ने अपीलेट कोर्ट के समक्ष रखे। अब ये जो आता है विचारणीय बिंदु, ये विचारणीय बिंदु कोर्ट का पॉइंट रहता है, क्योंकि आप 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज की अपील बना के दे दोगे कोर्ट में, तो कोर्ट को इतना समय थोड़ी है कि वो एक एक पेज को पढ़ेगा। वो इन 20 पेज में से इंपॉर्टेंट टॉपिक, विचारणीय बिंदु अलग निकाल लेते हैं, 8 या 10 पॉइंट। उस केस पे वो उन बिंदुओं पे वो पूरा निर्णय करते हैं। तो इन्होंने विचारणीय बिंदु में अपीलेट कोर्ट ने 3 पॉइंट राइज किए। कौन कौन से 3 पॉइंट? नंबर 1 कि क्या विज्ञापन वास्तव में अस्पष्ट था। नंबर 2 क्या संविदा प्रतिफल रहित थी। और नंबर 3 क्या वास्तव में इसमें प्रस्ताव एवं स्वीकृति का अभाव था। तो जब प्रस्ताव एवं स्वीकृति का अभाव था, उस बारे में कोर्ट ने यह बोला कि सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज देखिए, इसकी भाषा देखिए। ये एक सामान्य प्रस्ताव है, ये एक जनरल प्रपोजल है, और सामान्य प्रस्ताव पूरे समूचे जनसाधारण को किया जाता है, ओवरऑल कम्युनिटी को, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, प्रपोजल, ऑफर। अब जब ऑफर हम पेपर में दे रहे हैं, हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो यदि उसको 100 लोग पढ़ते हैं तो 100 में से यदि एक व्यक्ति उसको फॉलो करता है तो क्या माना जाएगा अंडरस्टूड कि उसके साथ संविदा आपकी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग से फेस टू फेस आपकी फिर संविदा हो, ये एक तरह से प्रस्ताव ही है और ये उसकी स्वीकृति है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 इनका कहना था विज्ञापन अस्पष्ट है। तो कोर्ट का यह कहना था, अपीलेट कोर्ट का, कि विज्ञापन में किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं है। विज्ञापन पूरा स्पष्ट से लिखा हुआ है। उसमें यह आपने स्पष्ट क्यों लिखा कि यदि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दवा का सेवन करने से भी इन्फ्लुएंजा होगा तो हम इस 1000 पाउंड में से 100 पाउंड इनाम की राशि संबंधित पीड़ित पक्षकार को देंगे। इतना स्पष्ट लिखने की फिर वजह क्या थी? यदि आपका यह कहना है कि यह अस्पष्ट था, तो अस्पष्टता तो इसमें दिख ही नहीं रही है। ये तो पूरी स्पष्ट बात लिखी आपने, और आपने अपना पुराना उदाहरण भी दिया कि हमने पहले भी प्रयोग किया था, उसमें हम सफल हुए थे, तो हम वापस से मार्केट में आ रहे हैं। तो ये एक आपका सिर्फ दोगलापन है कि आप गलत बता रहे हो, जबकि आपकी सब पॉलिसी पूरी तय थी। नंबर 3 आपका कहना प्रतिफल रहित संविदा थी। तो ये प्रतिफल रहित कैसे होगी? क्या आपने उससे दवा की कीमत नहीं ली, दवा का मूल्य नहीं लिया? आपने जब उसको दवा दी थी तो उसकी कीमत ली थी ना, तो वो कीमत तो एक तरह से प्रतिफल हुआ, वही तो कंसिडरेशन है। और आप कौन से प्रतिफल की बात कर रहे हो? तो ओवरऑल जितने भी डिफेंस अपीलेट कोर्ट में अपीलार्थी द्वारा रखे गए थे, उन सब डिफेंसों को नामंजूर करते हुए अपीलेट कोर्ट ने प्रतिप्रार्थी डिफेंडेंट के पक्ष में ही आज्ञप्ति पारित की और अपीलार्थी कंपनी को ये डायरेक्शन दी कि तुम इन्हें 100 पाउंड इनाम की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दोगे। फिर लास्ट में जब हम कंक्लूजन लिखते हैं क्वेश्चन में,
निष्कर्ष, पूरे क्वेश्चन का सार ऐसे हमको इसमें लिखना है, विधि के प्रतिपादित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन। तो इसमें क्या नया प्रिंसिपल क्रिएट हुआ? तो सबसे पहले पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि इसमें प्रस्ताव और स्वीकृति के संबंध में धारा 8 में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि आमने सामने होकर ही प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। यदि सामान्य प्रस्ताव है तो सामान्य प्रस्ताव के अकॉर्डिंग वो ही उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, प्रतिफल के बारे में भी कोई अलग से नियम नहीं लिखा जाएगा कि प्रतिफल है या नहीं है। जब आपके साथ डीलिंग हो रही है कंपनी के साथ, तो कोई थैंक यू सर्विस में आपसे डीलिंग नहीं करेगा। वो जो भी उसका मूल्य दे रहा है वो एक तरह से क्या है, प्रतिफल ही है। और नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति आप पर आंख मीचकर विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास में वो धोखे में पड़ता है, उस विश्वास में वो अपना सब कुछ खो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे उसके लिए दायित्वाधीन है, लायबल है। तो ओवरऑल केस का क्या सार निकला कि कंपनी जो कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी थी उसको 100 पाउंड इनाम की राशि देने के लिए दायित्वाधीन माना गया, लायबल माना गया। बहुत सिंपल सा केस है, एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। यदि कोई सा भी एक केस लिखने के लिए आता है तो आप इस क्वेश्चंस को सिंपल में सिलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से ऐसा पूरा समरी बना के लिख के आ सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम जब मिलेंगे फिर एक नए केस या नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बाय बाय, अलविदा।